एनसीएफ में हम लोग अब तक क्या पढ़े हैं बताइए जरा, थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट में रिवीजन करते हैं। एनसीएफ में अब तक हम लोगों ने क्या क्या जाना। अभी हम लोग एनसीएफ एक दिन क्लास हो गया है, लेकिन 2 दिन क्लास हो गया है। हाँ 2 क्लास हो गया, 2 क्लास हो गया है। उस दोनों दिन को आज 5 मिनट के अंदर रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद उसका अगला पार्ट्स आपको बताएंगे। आज ये एनसीएफ कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 3 दिन देने का मकसद ये है क्योंकि इससे 5 क्वेश्चन कम से कम आता है, इसलिए इसको थोड़ा डेप्थ में जाकर पढ़ना है। और उसके बाद एक दिन और इसमें समय देंगे हम लोग। अब तक एनसीएफ पर जितना प्रश्न पूछा गया है सीटेट के द्वारा, सीटेट परीक्षा में, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस भी कर लेंगे। और 25 को आप लोगों का जो तीसरा टेस्ट होने वाला है, तो तीसरे टेस्ट का टॉपिक रहेगा यही एनसीएफ 2005 वेन हीले का ज्यामितीय अधिगम सिद्धांत। और उसके बाद अगला टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे अभी 2-3 दिन के अंदर, वो ये तीनों टॉपिक का जो है, ये तीनों टॉपिक मेन रहता है और उसके अलावा 1, 2, 4 क्वेश्चन पिछला भी दिया जाता है ना। लेकिन मुख्य रूप से ये 3 टॉपिक रहेंगे। वेन हीले का ज्यामितीय अधिगम सिद्धांत, उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया है, जिनका छूटा है वो भी देखें। और जिनका नहीं क्लास, जिनका क्लास जो क्लास में अपियर थे वेन हीले वाले क्लास में, वो भी वीडियो को देखें, क्योंकि उसको देखने से आपको रिवीजन हो जाएगा। और वेन हीले पर क्वेश्चन उसी तरह घुमा घुमा कर देता है जिस तरीके से प्याजे पर। प्याजे को बहुत बार पढ़ने के मतलब आप लोग पढ़ लेने के बाद भी आंसर गलत हो रहा था इक्का दुक्का, उसी तरह वेन हीले में भी होगा। तो वेन हीले पर भी आपको एक बार ध्यान से वीडियो देख लेना है, तब उसके बाद हम किसी दिन क्वेश्चन आंसर करवा देंगे वेन हीले पर। और तब टेस्ट नंबर 3 जो होगा 25 तारीख को, उसमें आप लोग शामिल होंगे। अच्छा परफॉर्मेंस इस बार दिखाइएगा, ठीक है, क्योंकि एनसीएफ में सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है, उतना घुमा कर नहीं। तो पता चल गया टेस्ट का मुख्य रूप से 3 टॉपिक रहेगा। वेन हीले का ज्यामितीय अधिगम सिद्धांत एनसीएफ 2005, इसमें जितनी बातें बताएं, और उसके बाद अभी 2-4 दिन के अंदर और जो क्लास होगा वो टॉपिक, ठीक है। ये 3 मुख्य टॉपिक हुआ। इसके अलावा अब तक जितना पढ़ाई हो चुका उससे भी एक आध क्वेश्चन दिया जा सकता रहेगा, ठीक है। तो एनसीएफ में हम लोगों ने अब तक क्या क्या जाना है कि एनसीएफ 2005 के पहले भी 3 एनसीएफ आया था। प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी शिक्षा तक के लिए एनसीएफ 1975 बना था। फिर उसके बाद 1988 में दूसरा एनसीएफ आया। फिर उसके बाद तीसरा एनसीएफ 1992 में आया सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। और उसके बाद 2005 में प्राइमरी एजुकेशन के लिए एनसीएफ 2005 आया। एनसीएफ में एन, सी और एफ, ये तीनों अक्षर का मीनिंग आप लोग जान रहे हैं। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, कैरिकुलम किस भाषा से निकला है, उसका क्या अर्थ होता है, ये भी आपको बता दिए हैं कि कैरिकुलम लैटिन भाषा का शब्द कुरकर से निकला है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, है ना। किस लिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए दौड़ का मैदान। तो एनसीएफ जो है, एनसीएफ ने लक्ष्य रखा है कि 1 से प्राइमरी लेवल तक के बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना है। इसके लिए उन्होंने गाइडलाइन जारी किया है एक पुस्तक के रूप में। उसी पुस्तक का नाम है एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। 180 पेज की लगभग पुस्तक है। और इस पुस्तक का प्रकाशन कितनी भाषाओं में हुआ है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में इनका प्रकाशन हुआ है। क्लियर है? फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इस एनसीएफ को बनाने वाली संस्था का नाम क्या है। तो एनसीएफ को किस संस्था ने बनाया है? एनसीईआरटी ने, है ना। एनसीईआरटी के अध्यक्ष उस समय कौन थे? कृष्ण कुमार। और कृष्ण कुमार ने एक टीम का गठन किया और उस टीम में 38 सदस्यीय टीम के अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर यशपाल। समझ में आ रही है बात? ये दोनों नाम में कंफ्यूजन हो सकता है। 38 सदस्यीय टीम में कैसे कैसे लोग शामिल थे ये भी आपको बता दिया गया है
कि ना केवल टीचर या केवल नेता लोग नहीं थे, लेकिन मतलब के शिक्षाविद थे, स्कॉलर थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, लेक्चरर, साइंटिस्ट थे, जापान के थे, अमेरिका के, इंग्लैंड के थे, है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटी के, अलग अलग देश के साइंटिस्ट, विचारक, थिंकर लोग थे, जो शिक्षा जगत में जो है अच्छा अच्छा काम उन्होंने किया है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि एनसीएफ 2005 किनके निबंध से प्रभावित होकर वहाँ पर शुरुआत किया गया है, बनाया गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से, और निबंध का नाम क्या है? सभ्यता और प्रगति, है ना। और सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से जो एक मेन लाइन उतारा गया है, कॉपी किया गया है, एक लाइन जिसको हम टैग लाइन कहते हैं। वो टैग लाइन आपको याद है, होना चाहिए आपको याद, कि उसके निबंध के किसी एक अंश को यहाँ पर उजागर किया गया है एनसीएफ में, कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है, जिसे हम नासमझ वयस्कों से खतरा है, जिसे हम नासमझ वयस्कों से खतरा। ये एकदम सेंसिटिव मामले को, मुद्दे को रविंद्रनाथ टैगोर ने उठाया कि हम ही गार्जियन होकर, हम बड़े होकर ही बच्चे के बचपना को बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, बचपने में जो चीज़ होना चाहिए उसके साथ, वो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको किताबों का बोझ दिए हुए हैं, दबाए हुए हैं। उसको चाहते हैं कि इंडियन आइडल में भेज दें, है ना। सबका बच्चा इंडियन आइडल में चला जाएगा तो वहाँ स्टेज में उतना बड़ा जगह है। तो ये जो प्रेशर हम बच्चे के दिमाग पर बनाते हैं, ये पढ़ो, वो पढ़ो, क्लास करो, डांस क्लास भी ज्वाइन करो, कराटा क्लास ज्वाइन करो। कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं कि जो अपने छोटे से उम्र के बच्चे में ज़्यादा क्षमता का विकास करना शुरू कर देते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि पौधा जितना छोटा है उतना नाजुक है, उसको उस तरीके से केयर करना है। तो छोटे बच्चे को हम ज़्यादा बर्डन देंगे तो क्या होगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा, उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसी के लिए एनसीएफ का टैग लाइन है, सूत्र है, लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के या बिना भार के अधिगम। इसी बात को उजागर करते हुए एनसीएफ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। एनसीएफ का लक्ष्य क्या रखा गया है? आत्मज्ञान का निर्माण करना, यानी बच्चा में आत्मज्ञान हो जाए, उसे ये ज्ञान हो जाए कि हम क्या हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या बन सकते हैं, हम किस तरीके से अपने देश के विकास में सहयोग कर सकते हैं, हम में कितनी क्षमता है। ये आत्मज्ञान कराना एनसीएफ का लक्ष्य है। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि एनसीएफ ने हमें 2 शिक्षण सूत्र दिए हैं कि टीचर को बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। तो 2 शिक्षण सूत्र हैं, उनमें से एक सूत्र का नाम है ज्ञात से अज्ञात की ओर, और दूसरे शिक्षण सूत्र का नाम है, दोनों का अर्थ समान है, लगभग समान अर्थ निकलता है। एग्जाम्पल के जरिए इसे समझा दिया गया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि एनसीएफ 5 सिद्धांतों पर काम करता है, और ये 5 सिद्धांत आपको जबान पे याद रहनी चाहिए, है ना। 5 सिद्धांत हम बताते हैं, आप लोग बोलिएगा, समझिएगा। पहला क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए, यही है ना। इसको भी एग्जाम्पल के जरिए समझा दिए हैं। उसके बाद कह रहा है कि शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि आज जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, ज़्यादा फोकस स्टूडेंट का परीक्षा पे रहता है, परीक्षा पास करना, रैंक लाना है ना। और इसके चक्कर में वो रटने की प्रवृत्ति बच्चे में आ गई है, समझने की प्रवृत्ति नहीं आई है, ज्ञान का निर्माण करने की प्रवृत्ति खत्म हो रही है। जबकि एनसीएफ, रविंद्रनाथ टैगोर, पियाजे, गांधी जी, सभी का मानना है कि बच्चा खुद से ज्ञान का निर्माण कर सकता है, और हम सिर्फ फैसिलिटेटर के रूप में काम कर सकते हैं, है ना, सुगमकर्ता के रूप में काम कर सकते हैं। बच्चे में ये क्षमता है कि वो खुद से ज्ञान का निर्माण करे।
सिर्फ उसे हम माहौल दें और गाइडलाइन दें। हमारा काम है सिर्फ गाइडलाइन। इसी के लिए एनसीएफ कहता है कि क्वेश्चन में कि बताइए एनसीएफ शिक्षक को क्या मानता है। ऑप्शन में रहता है कि एक कुशल सुगम कर्ता, सुविधा दाता, एक अच्छा फैसिलिटेटर, है ना। हम सिर्फ फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं, ज्ञान का निर्माण आप खुद कर रही हैं। हमने कंटेंट आपको पढ़ा दिया, लेकिन क्वेश्चन वहाँ पर ऐसा पूछ रहा है कि जिसमें कंटेंट की जानकारी के अलावा आपको तर्क करना पड़ रहा है, तब आंसर निकल रहा है 4 में से 1, है ना। तो ये तर्क करने की क्षमता का विकास आपने खुद किया, ये आपको करना है। कंटेंट को जो समझा, सर ने जो समझाया, क्वेश्चन जो पूछ रहा है, उस दोनों के बीच समन्वय स्थापित आप करती हैं, तर्क वितर्क लगाती हैं कि कौन सा आंसर बेहतर होगा। तो ये ज्ञान का निर्माण खुद करना, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो एनसीएफ का दूसरा सिद्धांत क्या है? परीक्षा को रटंत प्रणाली, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। इसके लिए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा व्यवस्था में भी सुधार किया है। और तीसरा कहता है कि पाठ्यचर्या को पाठ्य पुस्तक रहित बनाया जाए, यानी पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। अब ये पाठ्यचर्या क्या होता है हमने बता दिया था कि स्कूल के अंदर पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारी गतिविधि होती है बच्चे के शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, है ना, भाषिक विकास के लिए, आर्ट और कला वगैरह, कला संस्कृति, इन सबों के विकास के लिए जो है बहुत सारी गतिविधियां स्कूल में होती हैं। और उसके साथ साथ पाठ्य पुस्तक की पढ़ाई भी होती है। तो ये सभी को मिलाकर कैरिकुलम बोला जाता है। और जब सिर्फ पढ़ाई की बात हम करेंगे, किताबों की बात करेंगे कि किस क्लास में कौन सी किताब, कौन सा विषय चलेगा, तो ये पाठ्यक्रम कहलाता है। लेकिन हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में स्कूल का कैरिकुलम सिर्फ पाठ्यक्रम तक ही केंद्रित हो गया है। साल भर में टीचर सिर्फ क्लास को, कोर्स को, सिलेबस को पूरा करने के चक्कर में रहते हैं। अंत में परीक्षा होती है, लड़का क्लास प्रमोट कर जाता है ना। लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा गतिविधि जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। हमारे ख्याल से 60-40 का रेशियो होना चाहिए कि अगर 100 दिन क्लास चले अगर स्कूल में, तो 60 दिन सिलेबस पर काम हो और 40 दिन को करिकुलम, मतलब को एजुकेशन, अदर एक्टिविटी पर काम हो, है ना। ये मेरा मतलब की थिंकिंग है। इस तरीके से होना चाहिए, तब हम बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। क्योंकि हर बच्चे में एक कलाकार छिपा हुआ है। ये बहुत पुराने मनोवैज्ञानिक लोग भी मानते हैं, आज तक भी लोग मान ही रहे हैं। प्याजे तो सीधे कहता बच्चा जो है नन्हा वैज्ञानिक है ना। वाटसन कहते हैं कि आप हमें बच्चा दे दीजिए, हम उसको वही बना देंगे जो आप कहेंगे हमें। ये क्या कहना चाह रहे हैं? वो यही तो कहना चाह रहे हैं कि इस बच्चे में सब कुछ बनने का गुण है, आप मेरे पास उसको परवरिश के लिए दे दीजिए और आप कहिए इसको क्या बनाना है। बड़का क्रिमिनल बनाना है, बना देंगे। बहुत बड़ा शासक बनाना है, नेता बना देंगे। इंजीनियर साइंटिस्ट बनाना है, बना देंगे। वो क्यों, किसके दम पर बोल रहे थे? वो जान रहे थे कि इसको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वैसा इसका बुद्धि डेवलप करेगा, क्योंकि सारा गुण तो उसके अंदर है। हमारा काम है सिर्फ उसके उस गुण को उजागर करना, उस गुण को और डेवलपमेंट में सहयोग करना, वो वैसा बनेगा, ठीक ना। क्यों आप इस तरीके से जिम करते हैं तो झुक भी नहीं सकते हैं और कोई अपने शरीर को मोड़ के बैग में समा देता है। तो जो जैसा प्रैक्टिस किया वैसा हुआ। तो तीसरा क्या था? पाठ्यचर्या को पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रखा जाए। मतलब समझ में आ गया कि पढ़ाई के अलावा सिलेबस पूरा करने के साथ साथ और भी एक्टिविटी होना चाहिए। चौथा है कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। ये तो खत्म हो चुका है, समझिए स्कूल के एनवायरनमेंट में। सिर्फ टीचर आते हैं, किताब निकलवाते हैं, चैप्टर खोल के कोई टॉपिक पढ़ाना है पढ़ा दिए, उससे रिलेटेड होमवर्क HW CW कर दिए, दूसरे दिन चेक भी हुआ या नहीं हुआ, अगला चैप्टर शुरू। साल भर तक यही चलता है। इस पूरी क्लास में, पूरी प्रक्रिया में बच्चा सिर्फ एक श्रोता बन के रह जाता है, सिर्फ सुनने वाला, और टीचर यहाँ वक्ता बन के चला जाता है ना। जैसे भाषण में कैसे होता है, जो बोलना है नेता बोल देते हैं, सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है
लेकिन वो सिर्फ सुन लेगा, कोई आवाज उठाकर सवाल नहीं कर सकता है। कभी देखे बड़ा बड़ा भाषण होगा, जिनको जो दिस दैट लाम का आप झाड़ना है झाड़ देते हैं, है ना, बड़े बड़े वादे कर देते हैं, लेकिन कोई को अलाउ नहीं है कि वहाँ से खड़ा होकर कोई प्रश्न करे कि आप ये कैसे पूरा करेंगे, ये लंबी लंबी बातें जो कर रहे हैं, या पिछली बार आपने क्या क्या किया यही बताइए हमें, ये काम आपने क्यों नहीं। ये नहीं होता। वही स्थिति हम देखते हैं यहाँ स्कूल में, कक्षा में क्या होता है कि टीचर आकर बक बक करके चले गए, बच्चा शिथिल होकर अस्थिर से बैठा हुआ है, सिर्फ सुन रहा है। तो सुनने के सिर्फ जो है ज्ञान का निर्माण नहीं किया जा सकता। जब बच्चा वैज्ञानिक है तो बच्चे को उस पर प्रयोग करना पड़ेगा। तो आज का कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चे भी साथ साथ टीचर के साथ क्लास के अंदर गतिविधि में भाग लें, ना कि केवल टीचर एक्टिव हो। जैसे हम यहाँ पर एक्टिव है, खड़े हैं, हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, बोल रहे हैं, उसी तरह बच्चे भी करें आपके साथ साथ। ये नहीं कह रहा है कि बच्चा भी पढ़ाना शुरू कर दे। आप कोई ऐसा काम करवाएं ज्ञान का निर्माण जिसमें हो। आपको बच्चे को पढ़ाना है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, या पौधा कैसे विकसित होता है, पौधे का ग्रोथ और डेवलपमेंट आपको पढ़ाना है। आप इन्वायरमेंट क्लास लेने गए, पेपर बुक निकाले, बुक में एक चैप्टर है प्लांट के बारे में, है ना, कि प्लांट कैसे ग्रोथ करता है, ये आपको पढ़ाना है। तो अब देखिए, एक होता है वही छात्र शिक्षक केंद्रित पढ़ाई कैसी होती है कि टीचर आएंगे, किताब खुलवाएंगे, वो चैप्टर निकालेंगे, हाँ ये प्लांट है, प्लांट कैसे होता है, पहले बीज होता है, बीज को हम लोग डाल देते हैं, फिर उसके बाद उसमें अंकुर फूटता है, फिर जड़ फूटता है, तना फूटता है, और इस तरीके से धीरे धीरे ग्रोथ होता है। इसको पानी चाहिए, धूप चाहिए, मिट्टी चाहिए। ये जो किताब के नॉलेज को हम यहाँ जो दे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसमें पूरे क्लास के दौरान हम ही एक्टिव रहे और किताब के माध्यम से किताब के ज्ञान को यहाँ से निकाल के उनके दिमाग में ठूसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से ठूसाना सक्सेस नहीं रहेगा, मेमोरी में ज़्यादा दिन बच्चे के सेट नहीं रहेगा। आपको यही चैप्टर पढ़ाना है। तो अब जो इसका चौथा सिद्धांत है कि कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, तो कैसे गतिविधि होगा, यही टॉपिक पढ़ाना है। अब देखिए पढ़ाने का विधि चेंज हो गया। सारे बच्चे को हम यहाँ पर एक एक चना दे दिए, चलो सब मिलकर कितने बच्चे हो, एक एक चना लो जी बाबू, ठीक है। क्या करेंगे सर इसको घर जाना है, टूटा हुआ कुल्फी होगा या डिस्पोजल, उसमें थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है और इसको रोप देना है, इसकी बुआई कर देना है, तब तुम्हें पता चलेगा कि पौधा कैसे बनता है, ठीक है। और इसको पानी थोड़ा थोड़ा डालते रहना है, सुबह शाम ध्यान रखना है। और इसे कहाँ रखना है, रूम में कि धूप में। बच्चा बोलेगा कोई रूम में कोई धूप में, तो नहीं धूप में। अब जो ये कन्वर्सेशन चल रहा है, बच्चा भी ध्यान लगा कर सुन रहा है। सर क्या कर रहे हो यार, सबको कुंजी बांट रहा हो, है ना। कुल्फी, मेरे यहाँ कुल्फी टूटा हुआ, कोई नया कुल्फी ले लेगा, कोई टूटा हुआ कुल्फी ले लेगा। तो किसी को बोलेंगे डब्बा को बोतल को काट के बेटा कुल्फी बना लेना है। इससे बच्चों में सृजनात्मकता का भी गुण विकसित हो रहा है कि बेकार पदार्थ से उपयोगी पदार्थ कैसे बनाया जाए, है ना। और संसाधन जुटाने का भी तरीका वो सीख रहा है। और क्लास के दौरान देखिए बच्चा, आप सुन रही हैं तो आप में कौतूहल बढ़ गया, और बच्चे के साथ हम ये करेंगे तो बच्चा कितना कौतूहल में आ जाएगा, कितना एक्टिव हो जाएगा, कितना रुचि से क्लास करने लगेगा। अब वो आपके दिए गए चने को ध्यान से लेकर जाएगा, जाते के साथ बेग बाग फेंकेगा, पहले चना वाला काम कर, अरे मम्मी कह रही है पहले टिफिन कर लो, पहले नाश्ता कर लो, मैं पहले रुकी, हमको काम मिला है। कितना रुचिपूर्ण वो काम करने लगा, है ना। और उसके बाद वो ये क्लास आपका 1 हफ्ता चलेगा, देखिए एक ही दिन में तो गजूर नहीं आ जाएगा, है ना। हाँ जी, दूसरे दिन फिर पूछेंगे क्या है तुम्हारे पौधे का, क्या हाल है सर, अभी कहाँ निकला, रोज हम देख रहे हैं, दिन भर में 4 बार देख रहा है, निकला निकला निकला। इसी को कहते हैं कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए, इसी को कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। और इस तरीके से जो लर्निंग होता है उसके स्कीमा में परमानेंट बैठ जाता है। और इस तरीके से जो लर्निंग है ये टेम्पररी है, हफ्ता दिन के बाद अभी आप बेन हिले भूल गए होंगे,
तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे जोर दिया जा रहा है आजकल कि बच्चों को भी क्लास में बोलने, उछलने, कूदने, अब उछलने कूदने मतलब शरारत करने नहीं, यही सब जो अभी हम बताए एग्जाम्पल, इस टाइप से बच्चे को उछलने कूदने, बोलने, फ्रैंक होकर आपसे सवाल करने का मौका दिया जाए। बहुत कुछ इसी प्रोसेस में सीख जाएगा, ठीक है। तो ये चौथा सिद्धांत था। और पांचवा सिद्धांत क्या था? अंत में एनसीएफ चाहता है कि बच्चों में जब इतना हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं, इस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम पहल कर रहे हैं, तो अंततः हमारा ये भी एक मतलब कि देश के नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने की शिक्षा दें। देश के मूल्यों, देश का मूल्य क्या है? देश की एकता, देश के शासन पर विश्वास करना, देश की सरकार पर विश्वास करना, है ना, देश में भेदभाव को मिटाना, देश के विकास में अपना सहयोग करना, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए दिल में, राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्रीय गान, त्योहार के प्रति सम्मान होना चाहिए हमारे दिल में। इस तरीके से राष्ट्रीय महत्व के जो मूल्य है, सेना में जाने की हमारी भी इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। या बाढ़ या राहत कार्य के समय हमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का जज्बा होना चाहिए। इसी को कहते हैं राष्ट्रीय महत्व के मूल्य हमारे मन में विकसित होना चाहिए। तो हमें ऐसा स्टूडेंट तैयार करना है जो देश प्रेमी बने, देशद्रोही ना बने, देश के खिलाफ काम करने वाला ना बने, बल्कि देश के हित में काम करने वाला बने। देश के विकास में छोटा सा ही कदम सही, लेकिन वो भी मिलकर चले। इसी को कहते हैं राष्ट्रीय महत्व के मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना है। ये 5 सिद्धांत था एनसीएफ का। इसी पांचों बिंदु पर अब तक जितना हम लोग यहीं तक पढ़ाई हुई है, इसी पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको बदल बदल के पूछा जाता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एनसीएफ ने हमें सुझाव क्या दिया है। एनसीएफ ने टीचर्स को सुझाव दिया है, गार्जियंस को सुझाव दिया है, स्कूल मैनेजमेंट को सुझाव दिया है कि आपको कैसे काम करना है, टीचर को सुझाव दिया है कि आपको कैसे पढ़ाना है, बच्चों को सुझाव दिया है कि आपको कैसे पढ़ना है, सरकारी संस्था को सुझाव दिया है कि किस बच्चे के लायक किस टाइप का सिलेबस बनाना है, ठीक है। अभिभावकों को सुझाव, हर बहुत तरह का सुझाव दिया है। सिलेबस कैसा हो, पुस्तक कैसी हो, बुक कैसा हो, लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बहुत सारे सुझाव एनसीएफ ने दिए हैं। और ये एक गाइडलाइन है कि इस पर वो चलने को कहते हैं। अगर इस पर चलेंगे तो हम जैसा चाह रहे हैं कि बच्चे का तरक्की हो, वैसा ही बच्चे का तरक्की होगा। यानी इस पांचों सिद्धांत जो है पर अमल तभी होगा जब हम इनके सुझावों को फॉलो करेंगे। तो बहुत सारे सुझाव हैं, उनमें से मुख्य हम लोग 20-22 सुझाव को पढ़ेंगे, क्योंकि अब तक उसी पर से सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है, लास्ट है ये एनसीएफ का, एनसीएफ के द्वारा दिए गए विभिन्न सुझाव, ठीक ना। पहला है बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। इसका मतलब क्या होता है समझिए। कह रहा है कि बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण मिलना चाहिए। इसका कहने का अर्थ ये है कि बच्चों को स्कूल में होमवर्क का इतना बोझ ना दे दें, होमवर्क का इतना बोझ ना दे दें कि बच्चा घर में जाकर खेलने कूदने का मौका ना मिले, और घर में स्कूल में भी इसको पढ़ाई का तनाव और घर आने के बाद भी वही तनाव माने टेंशन, वही फिक्र कि हमें होमवर्क पूरा करना है, नहीं तो डांट पड़ेगी, नहीं तो मार पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर इस सुझाव के तहत हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा कि बच्चों को होमवर्क कम करना पड़ेगा, बच्चों को डांट मार दंड को कम करना पड़ेगा, तब ना बच्चा तनाव मुक्त माहौल मिलेगा। उसको डर नहीं रहना चाहिए कि होमवर्क नहीं पूरा
होगा तो मार होगा। आप टीचिंग मेथड को चेंज कीजिए ना, बच्चा तो दौड़ दौड़ के होमवर्क कराएगा। आपने जो गमले में एक चना दे दिया, वो रोज बिना बोले आपको होमवर्क चेक कराएगा। सर आज मेरे यहाँ पानी हम डाले थे, सर हम भूल गए पानी डालना, है ना। सर जरा सा निकला है आज मेरे यहाँ, मेरे पौधे में जरा सा निकला है कुछ। तो ये तो डेली होमवर्क चेक करा रहा है खुद से उत्साह पूर्वक। तो इस बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। इससे तनाव मुक्त वातावरण हम कैसे प्रदान करेंगे कि बच्चों को होमवर्क नहीं देंगे, और होमवर्क इस तरीके से देंगे कि गतिविधि आधारित शिक्षा होगा, तो फिर उसको होमवर्क बनाने में भी टेंशन नहीं रहेगा। मेरे तनाव कम करना है ना। दूसरा क्या है, दंड का भय उसमें नहीं रहना चाहिए, यानी उसके ये दिमाग में फिट ना बैठ जाए कि फला टीचर बहुत खड़ूस है, फला टीचर नहीं छोड़ते हैं, नहीं माफ करते हैं, फला टीचर हमें पनिशमेंट दे देंगे। वो डर उसका खत्म हो जाना चाहिए। फ्रेंडली, स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए टीचर को, है ना। छात्र मित्रवत व्यवहार करना चाहिए छात्रों के साथ। बच्चे को लगे कि नहीं ये हमारे हितैषी हैं, ना कि हमारे मतलब कि डांट फटकार करने वाले। ये दोनों काम करेंगे तो बच्चे को स्कूल के बाहर जो है तनाव मुक्त वातावरण मिलेगा। मतलब स्कूल में तो जो भी पढ़ाई लिखाई डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन स्कूल से घर आने के बाद उसको खेलने कूदने का मौका मिलना चाहिए। ये सुझाव हमें एनसीएफ देता है, ठीक है। उसके बाद कहता है अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव किया जाए। पॉइंट नंबर दूसरा नंबर सुझाव नंबर 2। ये जरूरी नहीं कि यही सुझाव नंबर 1 है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक ना। कहीं भी कैसे भी पढ़िए, जब वो प्रिंट आउट निकालिएगा एनसीएफ 2005 तो उसको डीप अध्ययन करिएगा तो और भी बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी। लेकिन हम आपको उतना ही पढ़ा रहे जितना अब तक सीटेट में पूछा गया है ना। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव किया जाए। आज लोगों का, आज टीचर का, आज गार्जियन की क्या सोच है, अच्छा विद्यार्थी किसे माना जाता है। वो लोग अच्छा विद्यार्थी की परिभाषा क्या देते हैं, तो कहते हैं अच्छा विद्यार्थी वो है जो अपने क्लास में रैंक 1 रैंक। अच्छा विद्यार्थी वो है जो टॉप 10 हो जाए, टॉप 10 के अंदर आए, है ना। यानी रैंक के पीछे भाग रहे हैं लोग। ये कहता है कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट को, इस उसूल को, इस विचार को, इस सिद्धांत को बदलिए, इस सोच को बदलिए। अच्छा वो नहीं है, वो चीज तो रट के भी आ सकता है, नहीं रट के आ सकता है, वो चीज रट के भी रैंक ला सकता है। सिलेबस बच्चों को मिल जाता है एग्जाम का कि ये सब चीज पूछेंगे, और अगर कोई गार्जियन उसके पीछे लग जाए, सारा रट हाफिज की तरह पूरा अगर हिफ्ज करवा दे उस सिलेबस को, तो क्या वो फर्स्ट रैंक नहीं ला पाएगा? निश्चित रूप से ले आएगा। तो आज जो हमारी धारणा है कि जो फर्स्ट रैंक ले आए वही अच्छा विद्यार्थी है, ये समर्थन कर रहा है रटन प्रणाली को, रटन विद्या वाली पढ़ाई का समर्थन करना हुआ। ये कहता है कि नहीं, उसको चेंज कीजिए। तब क्या करे सर? अच्छा विद्यार्थी वह होना चाहिए जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचारों को छात्र स्टूडेंट शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर दे। मतलब आपने जिस सवाल जो किया उस सवाल को रटा रटाया वो जवाब ना दे, बल्कि अपने तर्क से, वो अपने विचारों से, है ना, चिंतन मनन करके जवाब दे दे। ये क्षमता बच्चे में विकसित होना चाहिए। जो ऐसा बच्चा ऐसा करने में सक्षम है वही अच्छा विद्यार्थी है। जो तर्क लगा के आपको जवाब दे दे वही अच्छा विद्यार्थी है। हमने पूछा कि बताइए गाय पर लेख बताइए, गाय पर निबंध बताइए। आप अगर बोले रटा हुआ, अब वो बोल रहा सर गाय तो भारत में मिलता है, हम लोग के गांव में भी है। ये बोल रही है कि गाय भारत में पाया जाता है। दोनों के लैंग्वेज देखिए, है ना। ये एकदम लिखित लैंग्वेज, रटन वाला लैंग्वेज। इसको 4 कान, 4 पैर, 4 हाथ, सब चीज बता रही है। गाय दूध देती है। ये कैसे कह रहा है? सर गाय दूध भी देती है सर। ये जो बोल रहा है सोच सोच के बोल रहा है, यानी तर्क कर रहा है। वो गाय को स्कीमा उसके दिमाग में आया कि वो क्या क्या करते हुए वो देखा है,
उसको वो सेंटेंस सेट करके और उसके बाद कह रहा है कि गाय ये करती है, गाय वो करती है, गाय इस तरह से करती है, गाय हमें दूध देती है। और आप जो सुना रही हैं, गाय एक चौपाया जानवर है, उसे 4 पैर 4 कान 4 मुंह सब होता है ना, ये खाती है वो खाती है, उसका दूध मीठा होता है, ये रटंत है, इसमें तर्क नहीं लगा। तो क्या कह रहा है, अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव कीजिए। 1 रैंक तो रट के भी लाया जा सकता है, लेकिन अच्छा विद्यार्थी वो है जो तर्क पूर्ण बहस के जरिए आपको मौलिक विचार पेश कर दे, अपना जो विचार है वो सामने रख दे। ठीक है, ये होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा छोड़ दें। ये गार्जियन को सलाह दिया जा रहा है, ये भी पॉइंट गार्जियन को सलाह दिया जा रहा है, टीचर को सलाह दिया जा रहा है, और ये भी पॉइंट गार्जियन और टीचर दोनों को सलाह दिया जा रहा है कि छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा छोड़ दें। बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार सीखने का मौका मिलना चाहिए। हर बच्चे की अलग अलग क्षमता है ना, जिसकी जितनी क्षमता है उसको उसकी उतनी ही क्षमता के अनुसार बर्डन दें, होमवर्क दें, पढ़ाई दें, ना कि तुमको इंजीनियर बनना है 3 इडियट, तुमको साइंटिस्ट बनना है, तुमको फुटबॉलर ही बनना है ना। क्या नतीजा हुआ? और अभी क्या चल रहा है वो तो दिखाया कहानी 3 इडियट के बच्चों को उसकी रुचि के अनुसार फील्ड को चयन करने का मौका मिलना चाहिए। और तीसरा पॉइंट हमें बता रहा है कि निपुण बनाने की कामना जो है छोड़ दीजिए। आज हमारे समाज में क्या है कि मेरा बच्चा भी 1 नंबर डांसर बन जाए, मेरा बच्चा भी इंडियन आइडल में वो कर ले जाके, मतलब वहाँ जाके हाँ जो भी हो इंडियन आइडल का एक पार्ट बने, इंडियन आइडल में हम प्रदर्शन करें, है ना। यानी हम छोटी सी उम्र में बच्चे से बहुत उम्मीद लगा बैठते हैं कि मेरा बच्चा तो स्कूल में टॉप करेगा, रैंक 1 लाएगा, है ना। तो ये कह रहा है कि ये कॉन्सेप्ट, ये धारणा भी बदल दीजिए, क्योंकि बच्चा जिस उम्र का है उसकी अलग अलग क्षमता होती है। बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का मौका दिया जाए, जितना वो झेल पा रहा है, जितना वो कर पा रहा है उतना ही करने दिया जाए, ना कि उसके वजह से उसको 4 तरह का म्यूजिक, डांस, ये वो क्लास करवा दिया कि हमारा बच्चा बहुत एकदम ऑलराउंडर हम बना दें। अभी से नहीं, उसकी रुचि जगाइए ना, जिस क्षेत्र में उसका रुचि जग जाए उस क्षेत्र में उसको आगे मनोरंजन भी तो कर सकता था बच्चा। मनोरंजन के लिए तो रूटीन के मुताबिक नहीं ना होगा। आप किसी घर में देखिएगा उसके बच्चे का शेड्यूल और अपने आप को बहुत समझेगा, बहुत केयर कर रहा है बाल बच्चे का, स्कूल एकदम टाइम पर पहुंचा रहा है, स्कूल से आया ट्यूशन का टाइम हो गया, जाओ ट्यूशन से आया चलो वहाँ जाओ, चलो 10 मिनट मोबाइल देखना है, यानी हर चीज़ का रूटीन बना दिया। और उसके रूटीन में देखिएगा कि बच्चे को खेलने का मौका 0 है। आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा में उसके चिंतन का विकास होगा। खेल में बच्चा भाषा का विकास करता है, संवेग का विकास करता है। ये सब क्लास से आगे पढ़िएगा चैप्टर में कि खेल से क्या क्या फायदा होता है ना। बच्चे में दृढ़ता की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता, सहन शक्ति, नीति निर्माण करने की क्षमता सब आती है। क्योंकि खेल में नीति भी बनाता है, बेईमानी भी करता है, इंसाफ भी करता है ना, मारपीट भी खेल में करता है, अपने आप को संभालने की भी क्षमता उसमें विकसित। छोड़ दे, मारपीट हो गया, घर में नहीं बोलेंगे तब पापा भी मारेंगे। तो ये सहन शक्ति की क्षमता, ये सारी चीजों का विकास बच्चों में होता है खेल के माध्यम से। और हम उसको कहते हैं मेरा बच्चा तो बाहर नहीं खेलता, भाई माहौल सही नहीं है, मत जाओगे बाहर। ये जब फैशन दिखाते हैं गार्जियन, तो उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। ठीक है, खुले हवा में उसको छोड़ देना चाहिए। चौथा पॉइंट है, तो छोटी उम्र में निपुण बनाना, मतलब हमारी जो कामना है कि बच्चा छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा कलाकार बन जाए, ये नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद टीचर को कहता है कि देखिए, जीवन कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाए। जीवंत, जिंदा, ये मरा हुआ नहीं कि एक आदमी बोल रहा है सब शांत से सुन रहा है। जीवंत कक्षागत वातावरण सीनियर सेकेंडरी में चलेगा, इस लेवल में चलेगा, है ना। ध्यान दीजिए, जीवन कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाए। जीवंत कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं है।
ए चुप रहो, हल्ला मत करो, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये नहीं। वो कहता है कि क्लास में कभी ग्रुप डिस्कशन भी हो जाए, कभी 4-4 बच्चे का ग्रुप बना के भी कहिए कि चलो 4 बच्चे मिल के कल तुमने क्या क्या अफ्तार में खाया ये लिस्ट बनाओ। तुम जो है तुम्हारे घर में किसने किसने रोज़ा रखा उन सब का नाम बनाओ, 4 आदमी मिलकर, तुम भी अपने घर का नाम। इस तरीके से छोटा छोटा होमवर्क जो बच्चे को दे रहे हैं, तो कक्षा को गतिविधि से जोड़ दिया, कक्षा में जान आ गई, है ना। ये चारों मिलकर मेरे घर में तो पापा रोजा न रख, किस तरह चलो पापा का नाम नहीं ली, तो बोला रे दिखते न का सर को मालूम होगा। ये सब जो चल रहा है तो बच्चों में मतलब यही कहता है कि जीवंत कक्षागत माहौल हो गया। वह बच्चा रोज स्कूल आना चाहेगा जब उसको वैसा माहौल मिलेगा। आप तो उसके लेखन क्षमता का विकास कर दिया, है ना। एक बच्चे से दूसरे बच्चे को मौका भी मिल रहा है मदद करने का कि सर जो बोले उसको कैसे पूरा करना है। ये कह रहे कि बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है कि सर क्या होमवर्क दिए, किस तरह उसको पूरा करना है। तो कमजोर और तेज का कॉम्बिनेशन करके हम ग्रुप बना के ये छोटा छोटा वर्क बच्चे से करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए टीचर को कहता है कि सजा और पुरस्कार का सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अगर बच्चा क्लास में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो आप उसको पुरस्कार दीजिए, वेल्डन दीजिए, वेरी गुड दीजिए, 1 स्टार 2 स्टार दीजिए, लेकिन बार बार रोज रोज उसी का तारीफ का पुल मत बनिए, फूल के बम हो जाएगा, फिर पढ़ाई की तरफ से उसका तवज्जो हट जाएगा। बोलेगा हम तो ऐसे तेज है, चल हम मॉनिटर बन गए, साला तुम लोग अब पढ़ो, समझ रहे हैं ना। तो ना तो कह रहा है कि पुरस्कार ज्यादा देना है, ना ही सजा ज्यादा। सजा भी ज्यादा देने से पुराना बूढ़ा लोग कहता है कि बच्चा ढीठ हो जाता है, थिएटर हो जाता है ना। इसलिए ज्यादा पुरस्कार ज्यादा दंड भी नहीं देना है, ठीक है, थिएटर ना जी, थिएटर हो जाता है बच्चा। तो इसलिए ना तो सजा ज्यादा ना पुरस्कार ज्यादा, दोनों को सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इसलिए कभी भी आपको सजा पुरस्कार पर ऑप्शन आए, है ना, ऑप्शन आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन रहता है कि सजा का प्रयोग करना चाहिए, दंड का प्रयोग, पुरस्कार का प्रयोग करना चाहिए, केवल सजा या सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। सजा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सीमित मात्रा में करना चाहिए। तो कौन आंसर होगा? सीमित मात्रा, ठीक है। ये कह रहा सजा और पुरस्कार दोनों सही है लेकिन लिमिटेड। ये नहीं कि बहुत दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभार दे दिया, इसलिए भी दिया कि इसको स्टार मिला तो दूसरा जो कमजोर है लगे मुझे भी स्टार मिलेगा, है ना। एक टॉफी दिया कि चलो आज तुमने खूब अच्छा सुनाया या खूब अच्छी राइटिंग है तुम्हारी, लो टॉफी। तो ये दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए, दूसरे को रुचि जगाने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये पुरस्कार इसको दे रहे हैं कि या ताकि उसे भी लगे कि मेरा भी नाम अभी बेंच पर खड़ा करके मैम जो है नाम पुकारेंगी, इसलिए जो है हम भी अपना राइटिंग सुधारने की कोशिश करें। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षण प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। लर्निंग विदाउट बर्डन था इनका लक्ष्य। वही तो कहते हैं कि विशाल पाठ्यक्रम और मोटी मोटी किताबें शिक्षण प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। बहुत सारे कन्वेंट स्कूल को देखिएगा कि अपने कैरिकुलम में बहुत सारा चीज़, गैर जरूरी चीज़ जोड़ देता है। यानी एक दिन में 12 सिलेबस तरह की पुस्तक बच्चा लेकर जा रहा है, ठीक है। और गार्जियन समझ रहे आप बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत पढ़ाई हो रहा है, इतना सिलेबस में इतना। तुम्हारा कौन क्लास में तो बेटा? 3 में, स्टैंडर्ड 3 में, स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड 3 में क्या बुक चलता है? 12 बुक। हाँ तुम्हारे स्कूल में 12 बुक चलता है, मेरे बच्चे का तो साला 1 में 16 बुक चल रहा है। मेरा स्कूल सही है, मेरे बच्चे का स्कूल सही है। ये जो धारणा है कह रहा खत्म, बदल दीजिए। मोटी मोटी किताबें और बढ़ता सिलेबस पाठ्यक्रम ये सफलता का प्रतीक नहीं है, असफलता का प्रतीक है। कम ही पढ़ाइए लेकिन इस तरीके से पढ़ाइए जिस तरीके से एनसीएफ कह रहा है, तो उसी में बच्चा बहुत सीखेगा। आप गौर कीजिए, हम यहाँ आपको 1 ही घंटा पढ़ाते हैं, ठीक है। एक ही टीचर 5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 1 ही घंटा। कहीं 4 घंटा पढ़ाई होती है, कहीं 3 घंटा पढ़ाई होती है, लेकिन रिजल्ट मेरा अच्छा होता है भागलपुर में, ये पता कर लीजिए। सीटेट का रिजल्ट मेरा अच्छा होता है यहाँ के स्टूडेंट का, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। तो कैसे ऐसा हुआ?
कि सब कुछ ढेर दिस दैट लाम काफ करने से नहीं होता है। बस कंटेंट जो मेन थीम है उसको समझा दीजिए, उस पर बच्चा अमल करे, उस पर प्रैक्टिस करे, वही आपके लिए कामयाबी है ना। खूब हाथ पैर मारने से फायदा नहीं है। सीधा एक बार डुबकी लगाइए, सीधा के किनारे में निकलिए, हाथ पैर मारिएगा डूब जाइएगा, समझ गए, तैराक को बोल रहे हैं। तो विशाल पाठ्यक्रम, मोटी किताबें शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि बच्चों, ये तो हो गया अच्छे विद्यार्थी की धारणा। टीचर को कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाए। आप जब पढ़ाने आए तो हमने जो शिक्षण सूत्र बताया है उन शिक्षण सूत्र का प्रयोग करिए। कौन कौन सा शिक्षण सूत्र इन्होंने बताया है? सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। सब तो एक ही मतलब है, एक ही मतलब। हाँ, और भी कई नाम है, ठीक है, 10-12 नाम है इसका, वो सब लिखाएंगे जब कभी मौका मिलेगा तो कह रहा है, टीचर को सुझाव दिया जा रहा है कि शिक्षण सूत्र का अधिकतम प्रयोग किया जाए। यानी बच्चों को इसी विद्या से पढ़ाइए, ना कि बस आए और अपना देना शुरू। पहले बच्चे का पूर्व ज्ञान इस टॉपिक से रिलेटेड कितना नॉलेज है वो आप जानने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद उसके नॉलेज से स्टार्ट कीजिए, तब अपना नॉलेज आप दीजिए। यानी जो नॉन चीज़ है बच्चे के लिए, जो जानकारी है बच्चे को, वहाँ से शुरू कीजिए और फिर वो चीज़ भी बताइए जो बच्चे को जानकारी नहीं है। जैसे उस दिन हम एग्जाम्पल दिए थे, शाकाहारी मांसाहारी बताना है तो पहले पूछा घर में किसके किसके बिल्ली आती है, किसके किसके घर का दूध पी गई है बिल्ली, घर में बकरी कौन कौन पालन करता है। तब पूछे बकरी को तुम लोग क्या खिलाते हो, बिल्ली क्या खा कर जाती है, बोलेगा दूध। चूहा को पकड़ते हुए बिल्ली को देखा है तो जी सर। तब बताएंगे चूहा जानवर को वो खा रही है, जानवर जानवर को खा रही है, और बकरी जानवर पेड़ पौधे को खा रही है। तो जो पेड़ पौधे पर अपना भोजन आश्रित है उसे शाकाहारी कहते हैं, और जो दूसरे जानवर को खाकर अपना भोजन करता है उसको मांसाहारी कहते हैं। तो हम कहेंगे कि सर, अब पूछेंगे कुत्ता के बारे में बताओ, तो कुत्ता को भी बस देख चुका कि हड्डी कहीं पर खा रहा है ना, कहीं पर वो कुछ खा रहा है। कुत्ता को कभी वो नहीं देखा घास का। बच्चा अब अपने से जवाब देगा, कुत्ता शाकाहारी है कि मांसाहारी? बोलेगा सर कुत्ता शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है ना। फिर पूछेंगे गाय, बोलेगा मांसाहारी है। तो दूसरा बोलेगा रे घास का है ना, गोश्त का है जो शाकाहारी है। इस टाइप से बड़ा मजा आता है, जीवंत कक्षागत हो जाता है। पढ़ाइए ना, हमको तो कभी कभी मन करता है सीनियर सेकेंडरी को छोड़ के प्राइमरी ज्वाइन कर। उसमें जो आनंद है वो बच्चे के साथ घुल मिल के पढ़ना, वो अलग आनंद है। बड़े में तो हम थोड़ा सा दायरे में बंध जाते हैं ना। चलिए आगे सुनिए, ये कहता है कि बच्चों के अभिव्यक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर से कई बार सवाल उठा है, बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, अतः शिक्षक अधिगम परिस्थिति में इसका भरपूर उपयोग करें। कह रहा है कि बच्चों की अभिव्यक्ति में, बच्चे जो अपने विचार को अभिव्यक्त करेंगे, जो हमने अभी बोला कि गाय के बारे में तुम बताओ, या तुम्हारे घर में आज कौन कौन रोज़ा रखा है बताओ, वहाँ पर तो कह रहे थे लिखो, अब कह रहे हैं बताओ, तो ये अभिव्यक्ति हुआ है ना। तो बच्चे जो अभिव्यक्ति करेंगे तो इस अभिव्यक्ति में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता? उसका अपना लैंग्वेज, घर का अपना लैंग्वेज। मैं तू दिस दैट नहीं, ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है इंग्लिश में बोलूँ तो शांति से बैठा रह जाएगा, समझ गए ना। क्योंकि घर का लैंग्वेज है उसका हिंदी मातृभाषा। वही चीज़ यहाँ पे ये कह रहे हैं कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही बेहतर ढंग से बोल सकता है, समझ रहे हैं। और इस तरीके से इसलिए टीचर को चाहिए कि बच्चों को जो है
उसके अधिगम परिस्थिति में यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मातृभाषा का उपयोग करने का बच्चों को अवसर मिले, मौका मिलना चाहिए। यानी एक्सप्रेशन जो करे बच्चा, तो जिस लैंग्वेज में वो चाहे कर सकता है। भले ही आपका मीडियम स्कूल इंग्लिश है, लेकिन जब विचारों को अभिव्यक्त करने की बात आए और आप जान रही हैं कि ये बच्चे का अभी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं बना है, तो उसको हिंदी में ही एक्सप्रेशन करने का मौका दिया जाए, ठीक है, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने विचारों में मौलिकता का प्रदर्शन करेगा। जो चीज़ अभी एनसीएफ कह रहा था कि विचारों में मौलिकता आना चाहिए बच्चे के, ठीक है। तो इसलिए ये एनसीएफ रिकमेंड करता है कि 1ली से 8वीं क्लास तक के बच्चों को उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा मिलनी चाहिए, जो उसकी भाषा है, समझ रहे हैं ना कि दूसरा बंगाली अंग्रेजी वगैरह सिखाने पर जोर देना चाहिए। जो उसकी मातृभाषा है उस भाषा में ज्ञान का निर्माण करना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद कहता है मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित करें। ये जो अभी हम डायलॉग मार रहे हैं कि ऐसे पढ़ाइए वैसे पढ़ाइए और इतने से कह के फिर शांति से बैठ जाएं, तो ये हुआ उपदेश देना खाली। और अगर ऐसा कह भी रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं वातावरण देना। तो कह रहा है कि खाली लफ्फाजी होंकने से नहीं होगा, उस पर जो है अमल भी करना पड़ेगा। मूल्य जो हमने बताया कि राष्ट्रीय महत्व के मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना है, तो राष्ट्रीय महत्व, देशभक्ति वगैरह जो आपको बच्चों में जज्बा भरना है, तो खाली उपदेश देकर नहीं। ये जो उपदेश हम दे रहे हैं, तो खाली उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। उनके सिद्धांतों, उनके विचारों पर बच्चों को चलाना भी पड़ेगा हमें, ठीक ना। वातावरण देकर कि चलो गांधी जी ने साफ सफाई पर जोर दिया है, तो खाली हम यहाँ उपदेश दे दिया कि स्वच्छता के लिए 2 चश्मा खाली चाहिए, वही सिंबल आजकल है स्वच्छता के लिए, स्वच्छता का सिंबल है गांधी जी का चश्मा, तो वही खाली दिखा के स्वच्छ है गांधी जी ऐसे थे वैसे थे, नहीं, बल्कि आप बच्चों को स्वच्छता की आदत डलवाइए, ऐसा माहौल बनाइए स्कूल में, घर में, ताकि वो अमल करें। और क्या पॉइंट कह रहा है कि बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षण प्रदान करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षण तो समझ रहे हैं। कह रहा है कि छात्रों के अनुभव और स्वर यानी भाषा को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षक प्रदान करना चाहिए। मतलब छात्रों के एक्सपीरियंस को आप प्रेफरेंस दीजिए। छात्र जो अपना अनुभव लेकर आया है, कभी कभी उसको भी मौका दीजिए कि चलो तुम गाओ तो तुम बहुत अच्छा गाते हो, चलो तुम बोलो तो तुम कभी रोटी बनाओ, कभी ये करो। यानी इस टाइप से एक्टिविटी वाला जो क्लास चलेगा, को एक्टिविटी जो होता है, को करिकुलम एक्टिविटी, सह शैक्षिक गतिविधि, तो उसमें बच्चों को मौका मिलना चाहिए। कभी नाटक करने का मौका मिलना चाहिए। बाल केंद्रित का मतलब हो गया, अभी हमने क्या बताया कि सिर्फ हम आकर लेक्चर मार कर चले गए, आप निष्क्रिय रहे, तो ये हुआ शिक्षक केंद्रित पढ़ाई, है ना। अगर सिर्फ किताबों पर ही डिपेंड होकर पढ़ाया, जितना से किताब में था उसी को लिखा दिया, पढ़ा दिया और चले गए, ये हो गया पुस्तक केंद्रित पढ़ाई। और जब पढ़ाई के दौरान बच्चा भी एक्टिव है, तो उसको कहते हैं छात्र केंद्रित शिक्षा, ठीक है। तो आज का डिमांड है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ना कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। तो बच्चों को छात्र केंद्रित शिक्षण देना है, उसके लिए प्रजातांत्रिक माहौल चाहिए। बच्चे के दिल में टीचर का भय, स्कूल का भय, होमवर्क का भय नहीं रहना चाहिए। बच्चे को पढ़ाई ना लगे, बल्कि खेल लगे, रुचि उसमें जगे। इस तरीके से तब वो है छात्र केंद्रित शिक्षा कहलाएगा। और कहता है कि शिक्षक को जो है अकादमिक संसाधन और नवाचार पहुंचाया जाए। इतना जो कामना आप टीचर से कर रही हैं, तो टीचर को भी फैसिलिटी मिलना चाहिए, टीचर को भी सुख सुविधा मिलनी चाहिए। नए आइडियाज से एनसीईआरटी टीचर को भी अवगत कराए, समय समय पर टीचर को ट्रेनिंग करवाए। कुछ नया आइडिया आया तो उस नए आइडिया से टीचर को अवगत कराए, ताकि वो बच्चे पर स्कूल में अप्लाई करे, उस चीज़ को प्रयोग करे। अभिभावकों को भी संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा गलत है। टीचर जो कोई कहे मेरा बच्चा आज इतना रैंक कम ले आया, कैसे पढ़ाई हो रही है, तो उसको कहिए नहीं, गलत है, आपका बच्चा इस फील्ड में बहुत आगे है, बहुत महान चित्रकार बन सकता है आगे चलकर।
पढ़ाई में भले ही ये कमजोर है, लेकिन देखिए ये चित्र कितना अच्छा बनाता है। ईशांत वाला कहानी याद आ रहा है ना, तारे जमी पर। तो इसलिए आप उसके पढ़ाई पर तवज्जो मत दीजिए, इसका जो फील्ड में ये ज़्यादा मतलब कि तेज है, हम उसके उस फील्ड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आई बात? इसलिए कह रहा है कि गार्जियन को भी चाहिए कि वो बच्चे से ज़्यादा उम्मीद ना करे, जैसा वो बनना चाह रहा है उसको उसी फील्ड में आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। ठीक है, बच्चों को उसके बाद कहता है कि पुस्तकालय में पुस्तक चुनने का स्टूडेंट को, यानी हर स्कूल में पुस्तकालय होता है बच्चों के लिए। तो अक्सर होता है कि पुस्तकालय में वहाँ बैठे रहते हैं, ये मत छुओ, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। ये कहता है कि नहीं, बच्चों को पुस्तक अपनी रुचि के अनुसार चुने दिया जाए। अगर वह कहानी का किताब चुन रहा है तो इसका मतलब उसको साहित्य के क्षेत्र में प्रेम है। अगर वो साइंटिस्ट लोग का कहानी का किताब निकाल रहा है, इसका मतलब इसको सृजनात्मकता क्षेत्र में आगे है, तो उसको उस फील्ड में वही किताब चुनने दिया जाए। फिर कह रहा है कि बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्यीकरण को बढ़ावा दिया जाए। स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम होता है तो उसमें खाली मेन मकसद इंटरटेनमेंट नहीं रखना चाहिए, बल्कि उस कल्चरल प्रोग्राम के जरिए भी बच्चों के कुशलता में बढ़ावा करने का मौका मिलना चाहिए। मतलब बच्चे को नाटक जो हम करवा रहे हैं तो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि उस नाटक के जरिए बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, ग्रामर सीख रहा है, डायलॉग बोलना सीख रहा है ना। अब रोल प्ले करने का क्षमता उसमें विकसित हो रहा है। वही कह रहा है कि कल्चरल प्रोग्राम वगैरह जो होता है तो उसके माध्यम से केवल मनोरंजन के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि उसके माध्यम से बच्चों को हम व्याकरणिक ज्ञान, रोल प्ले करना, है ना, अभिनय विनय करना, ये सारा चीज़ हम सिखा सकते हैं। और एक पॉइंट और है, यही इतना बिंदु था, इन सारे बिंदु का लिखित आपको विवरण मिल जाएगा ग्रुप में। आज के लिए इतना ही। एनसीएफ खत्म हो गया है, कहिएगा तो कल एनसीएफ पर सारा क्वेश्चन आप लोग ढूंढ के लाइए, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, तब हमारा एनसीएफ कंप्लीट होगा। ठीक है, कल हम लोग एनसीएफ पर अब तक सीटेट में पूछे गए सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए।